हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के हिस्ट्री के बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। आज हम लोग ये हिस्ट्री के चैप्टर 3 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। इसके पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, तो जाकर इसका आपको पार्ट 3 समझ में आएगा। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। अगले चलते करा प्रतिनिधि सभा का गठन किया गया था। इसी ने हो चीन ने क्या किया था? प्रतिनिधि सभा का गठन किया था कोचीन में। किसमें? कोचीन चीन के लिए एक प्रतिनिधि सभा का क्या किया गया था? गठन किया गया था। इसके सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था की गई। और इसके सदस्यों के निर्वाचन मतलब होता है चुनाव में जीतने के लिए क्या किया गया? व्यवस्था किया गया कि किस तरीके से चुनाव में जीता जाए। तो ये करा, इसके निर्वाचन के लिए सदस्यों की व्यवस्था की गई। साथ ही असन्न प्रशासन, स्थानीय लोगों को महत्व दिया जाना शुरू हुआ। और यहाँ पर जो स्थानीय लोग हुआ करते थे, वहाँ के मूल निवासी होते थे उस इलाके के, और उसको महत्व दिया जाने लगा। लेकिन इसके पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, इनको महत्व दिया नहीं जाता था। आगे कह रहा है, कुछ हद तक राजा घराने ने अपने प्रशासन में सुधार का प्रयास किया। राजाओं के राजघराने ने कुछ क्या किया? प्रशासन में सुधार किया, क्योंकि लोग विद्रोह कर रहे थे। जिस प्रकार से पहले प्रशासन चल रहा था, वो लोग उस प्रकार के प्रशासन नहीं चाहते थे। इसलिए राजाओं ने समझा कि अब कुछ न कुछ सुधार लाना पड़ेगा। इसलिए सुधार लाते ही इन्होंने कुछ प्रशासन में सुधार लाकर एक अलग वियतनाम बनाया, यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था में, पुलिस में, सैनिक बल में एक सुधार किया गया। परंतु ये इन नाम मात्रा के सुधार थे। सुधार तो हुआ, लेकिन ये नाम मात्रा का सुधार था। ऐसा सुधार होए या ना होए, उससे कोई फर्क पड़ता है ही नहीं। यानी कि कुछ हुआ, सिर्फ कागजी कार्रवाई होकर रह गया कि यात्राओं में क्या कर रहा है, सैन्य बल में, सेनाओं में, प्रशासन व्यवस्था में सुधार लाया जा रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जमीनी तौर पर नहीं दिखाई दिया। जनता संतुष्ट नहीं हुआ। इन परिस्थितियों में 1917 में न्यूंग आई क्वेक हो चिन मिन नामक एक वियतनाम छात्र ने पेरिस में ही समाजवादियों का एक गुट बनाया। और हो ची नाम ने इन्होंने क्या किया? अच्छा नहीं हो पाया, इसलिए 1970 ईस्वी में न्यूंग आई क्वांग ने हो चीन मार्ग पर एक वियतनाम छात्र में पेरिस में समाजवादी पार्टी का स्थापना किया, यानी गुट बनाया। यहाँ पर गुट बनाया। अगर दोस्तों आप देख रहे हैं, अगर आपको चाहिए इसका PDF चाहिए, यानी कि नोट्स इसका चाहिए, तो आप जाकर टेलीग्राम पर PTC होगा, टेलीग्राम पर नाम होगा PTC, वहाँ पर जाइएगा, आपको ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हर एक चैप्टर का नोट्स वहाँ पर दे दिया जाएगा। नामक एक वियतनामी छात्र ने पेरिस के समाजवादी को गुट बनाया। बाद में हो ची मिन शिक्षा प्राप्त करने मॉस्को चले गए और समाजवाद में प्रेरित होकर 1925 में वियतनामी क्रांति दल का गठन किया। और उसके बाद हो ची मिन ने ये क्या शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए? शिक्षा प्राप्त करने के लिए मॉस्को चले गए। मॉस्को चले गए, और ये उसके बाद आकर प्रेरित होकर, यहाँ से समाजवादी को प्रेरित होकर इन्होंने वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान देने के बाद क्वेश्चन पूछेगा, वियतनामी के क्रांति दल का गठन किसने किया? हो ची मिन ने किया। यह कहाँ पर शिक्षा के लिए गए थे? तो मॉस्को गए थे। कब? वियतनामी क्रांति दल का स्थापना कब हुआ? तो 1925 में हुआ। किसके द्वारा किया गया? हो ची मिन के द्वारा किया गया। कौन ची मिन? हो ची मिन के द्वारा किया गया था। साथ ही कार्यकर्ताओं के सैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था कर ली गई। अतः 1930 में वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर वियतनाम कांग सान देंग अर्थात वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, जो पूर्णतः उग्र विचारों पर चलने वाली पार्टी थी। उसके बाद यह हुआ कि 1930 ईस्वी में, कब की बात है? 1930 ईस्वी में वियतनाम ने बिखरे राष्ट्रवाद गुट, जो छोटे छोटे राष्ट्रवाद गुट बैठे हुए थे और अलग अलग में बैठे थे, उस सभी को एक वियतनाम में जोड़ने का कोशिश की। कौन? हो ची मिन। कब? 1930 में। क्या उनका जोड़ने के बाद उस गुट का क्या नाम पड़ा?
वियतनाम कांग सान देन। क्या नाम पड़ा? वियतनाम कांग सान देव अर्थात वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, जो पूर्णतः उग्र विचारों पर वाली पार्टी थी। कैसा विचारों वाले? उग्र विचारों वाले। उग्र मतलब ये जो थे ने, जो कोई काम करने का रहता तो आसानी से शांतिपूर्वक करते थे न, चलो लेड लाठी तैयार। कहने का मतलब ये होता था न, जाकर एकदम आंदोलन ही कर देना है, मार पीटी लड़ाई झगड़ा से, यानी किसी न किसी तरीका से क्या करना, अपने बातों को मनवा लेना, उसे उग्र विचारधारा कहा जाता है। देखते हैं कौन वाली डिबिया? पीली वाली डिबिया। पीली वाली डिबिया में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। करा जोनगुएन आई ने अनामदी दल की स्थापना की थी। यह पार्टी पूर्णतः मॉस्को के कैंटन से प्रभावित थी और आतंकी विचारों वाली पार्टी थी। कह रहा है जोंगुएन ने आई ने अपने दल की स्थापना किए थे। अपने दल की क्या था? मॉस्को में क्या था, जिसका नाम था क्या था? मॉस्को में कैंटन से प्रभावित था। ये आतंकवादी विचार का था। आतंकवादी विचार का मतलब होता है, आतंक विचार का था। आतंक विचार का मतलब होता है न, यह गोली बंदूक बारूद से अपना काम को मनवाना। जैसे आतंक देखते हैं, अभी कोई भी अपना आवाज़ उठाता है कि हमको खालिस्तान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हमको कश्मीर चाहिए, और आके क्या करता है आतंकवादी? किसी को मार देता, जान मार देता है, और मारने के बाद क्या करता है? शांतिपूर्वक से काम नहीं लेता है, और शांतिपूर्वक ना लेने के मतलब क्या चाहिए? उग्र व्यवहार में करता है। इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर आतंकवादी ने इससे प्रभावित होकर क्या किया? विचारों वाली पार्टी थी ये आतंकवादी वाली, यानी कि ये उग्र तरीके से लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद करके काम कराया करते थे, ना कि शांति तरीके से अपना काम कराया करते थे। 1930 के दशक में विश्वव्यापी कौन दी मंदी ने भी कौनवाद राष्ट्रवाद के विकास में कौन दान योगदान किया। बल चावल रबर, कौन बर रबर आदि के दाम गिर गए थे। कर 1930 में क्या हुआ था? इसने विश्वव्यापी मंदी आ गया था। विश्वव्यापी मंदी मतलब क्या होता है? रोजगार कम मिला। रोजगार के कम के साथ साथ क्या मिलना? काम करने का जगह न होना, पैसा की कमी होना, ये क्या कहलाता? आर्थिक मंदी कहलाता है। तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आया था 1930 में मंदी आया था, जिसके चावल यहाँ पर राष्ट्रवाद के विकास के योगदान किया। यह किसको जैसे समझाने का प्रयास करते हैं। पहले से ही क्या हो रहा था? चीन में, हिंद चीन में क्या हो रहा था? आंदोलन चल रहा था। कैसा आंदोलन चल रहा था? राष्ट्रवाद आंदोलन चल रहा था। उसको राष्ट्रवाद आंदोलन में मान लेते, सपोज करते कि इसमें 5 आदमी था जो राष्ट्रवाद चाहते थे। क्या बात चाहते थे? राष्ट्रवाद। 5-6 आदमी थे जो राष्ट्रवाद चाहते थे, लेकिन और बाकी अपने काम से मतलब थे, अपना जीवन का भरण पोषण करना चाहते थे। अब यहाँ पर मान लेते हैं सारे लोग हैं जो जीवन का अपना भरण पोषण कर रहे थे, इनको राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन क्या हुआ? 1930 की बात है। कब की बात है? 1930 की बात है, जब कोची आया? मंदी आया, विश्वव्यापी मंदी। कौन दी? मंदी आया, विश्वव्यापी मंदी। तो इनको भी खाने के लिए कुछ नहीं रहा पड़ा, रोजगार नहीं रहा, खाने के लिए नहीं रहा, तो इन भूखे मर रहे थे। बहुत से लोग भूखे मर रहे थे, जिसके कारण ये लोग क्या सरकार की तरफ, यानी कि राजा से क्या करते थे? विद्रोह किया करते थे, और ये अपने आवाज़ को उठाया नहीं करते थे। लेकिन जब देखें विश्वव्यापी 1930 में मंदी आया, तो क्या हुआ? ये जो भूखे मरने लगे, तो ये भी राजा की तरफ क्या चीज़ उठाने लगे? आवाज़ उठाने लगे। किसके विरुद्ध में? आवाज़ उठाने लगे, राजा के विरुद्ध में आवाज़ उठाने लगे। तो राष्ट्रवाद के लोग, पहले लोग 5 गो थे मानते हैं, ये भी किसके विरुद्ध? राजा के विरुद्ध आवाज़ उठा रहे थे, राष्ट्रवाद चाह रहे थे। और अब ये लोग भी राजा के विरुद्ध आवाज़ उठाने लगे। अब ये दोनों होकर क्या हो गए? मिल गए। क्या मिल गए? अब मिल गए तो राष्ट्रवाद का नाम से ही इनका राजा का विरोध होने लगा। तो लोगों की संख्या बढ़ गया कि घट गया? तो लोगों की संख्या बढ़ गया। लोगों की संख्या बढ़ा कब? जब 1930 में मंदी आया, बेरोजगार भुखमरी आ गया तब। अगर बेरोजगारी भुखमरी नहीं आता तो क्या ये लोग राष्ट्रवाद का समर्थन करते? नहीं समर्थन करते। तो ये लोग राष्ट्रवाद समर्थन किए कब? जब मंदी आया, भुखमरी आने लगा, इन लोगों के पास राष्ट्रवाद का समर्थन किए, और एक बड़ा गुट बन गया, और एक बड़े विशाल रूप से राष्ट्रवाद का नारा लगने लगा, और विद्रोह होने लगा। राजा किसके विरुद्ध में? राजाओं के विरुद्ध में। इसलिए तो कह रहा कि मंदी आया तो राष्ट्रवाद के लोगों के लिए क्या किया? ये और राष्ट्रवाद के लिए मुनाफा हो गया, लाभ हो गया, क्योंकि इन लोग भी क्या राजा के विरुद्ध में आवाज़ उठाकर इनमें सम्मिलित होकर इनके राष्ट्रवाद के नीतियों में क्या बटाने लगे? हाथ बटाने लगे।
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, किसी प्रकार कोई दिक्कत परेशानी समस्या और तकलीफ हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि सर है ना इस तरीक़े से हमको क्या। जैसे साहिल कुमार को हैं तो साहिल कुमार आपको प्रत्येक दिन अब मिलेगा, ठीक नहीं। हमको आपका जो नाम आता है साहिल कुमार यहाँ आता है, इसलिए साहिल बोलते हैं। आकाश आते हैं जो बोलते हैं कि सर हम क्लास लेते करते हैं, तो आपको प्रत्येक दिन आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है कुछ। देखिए हम तभी वीडियो नहीं बना पाते जब कोई टेक्निकल इरर आता है। वीडियो बनता है संडे के बाद, इसलिए हम मॉर्निंग में ही संडे को क्या कर रहे थे, वीडियो शूट कर लिए थे, अपलोड कर रहे थे। लेकिन उसमें क्या हो रहा था ना, वीडियो जब एडिट कर रहे थे ना तो उसमें आवाज़ ही नहीं आ रहा था। तो आवाज़ नहीं आ रहा था तो वैसे वीडियो अपलोड करने से क्या हो जाएगा, कोई फ़ायदा है नहीं। वैसे वीडियो को अपलोड करने से फ़ायदा, जब आवाज़ ही नहीं रहेगा सिर्फ वीडियो दिखाई देगा। इसके लिए नहीं, जब टेक्निकल इरर आ सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम अपने तरीक़े से पूर्ण समर्पण करते हैं आप लोग को, और अच्छा हमको लगता है जब आप कमेंट करके कहते हैं पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, पढ़े कमेंट कीजिए। लेकिन हम मेरे भी मजबूरी समझिएगा कि नहीं अगर आया नहीं तो कुछ मेरी भी मजबूरी होगा जिसके कारण हम वीडियो ना बनाकर नहीं अपलोड कर पाएँ। लेकिन हम ज़्यादा प्रयास करते हैं वीडियो अपलोड करने का, और आपसे कंटिन्यू वीडियो अपलोड होते ही रहेगा। तो घबराइए नहीं, बनते रहे। सबसे पहले आपको घबराना नहीं, मेरा फुल सपोर्ट आपके साथ रहेगा, पूर्णतः हम सपोर्ट करेंगे आपको। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। किसी प्रकार से कोई दिक्कत परेशानी समस्या तकलीफ हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखाएं। जब मैं कमेंट बॉक्स को देखूंगा तो तुरंत जवाब देने का प्रयास करूंगा। आगे हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि हिंदी चीन राष्ट्रवाद के विकास में योगदान कौन दिया, योगदान बढ़ गया किनका, जब यहाँ पर विश्व व्यापारी मंदी आया विश्वव्यापी 1930 में, तब कब रबड़ क्या हुआ था, चावल और रबड़ का दाम बढ़ गया था, गिर गया था, जिसके कारण हिंदी चीनी में बेरोजगारी बढ़ गई चली जा रही थी। और इस स्थिति में परेशान किसान भी साम्यवाद को अपना रहे थे और राष्ट्रवादी आंदोलन को जोर पकड़ कर जा रही थी। दूसरी तरफ फ्रांसीसी सरकार का दमन चक्र काफ़ी तीव्र एवं क्रूर होते जा रहा था। ऐसे समय क्या हो रहा था, जब फ्रांसीसी का सरकार था तो उनका जो तरीका था, तौर तरीका, जो शासन करने का तौर तरीका था, वो और निरंकुश होते जा रहा था और ख़राब होते जा रहा था, जिसके कारण यहाँ के लोग विद्रोह होते जा रहे थे। यहाँ के निवासी जो थे, यहाँ के जनता जो थे, विद्रोह की और विद्रोही होते जा रहे थे। विद्रोह जनता पर निर्ममता से गोलियाँ बरसाई जाती थी, और जो विद्रोह कहते थे उनको ने निर्मता से, विद्रोहियों को निर्मता से यानी कि जानबूझ के गोली बरसा दिया जाता था कि मर जाएगा, नहीं रहेगा, नहीं विद्रोह करेगा। जैसे सुने हुए कहावत, न रहेगा बाँस न बजेगी बसली, उस तरीक़े से विद्रोह किया जाता था। निर्मता से गोलियों बरसाती जाती थी। इसमें भी आगे बढ़कर हवाएं जहाज़ों से बमबारी भी की जाती थी। और यहाँ पर क्या होता था, आगे बढ़कर हवाओं से मतलब जहाज़ से बमबारी किया जाता था विद्रोहियों पर। इस दमन चक्र में हज़ारों लोग मारे गए, और यही कारण हुआ कि ये इस विद्रोह में हज़ारों लोग क्या हो गए, मारे गए। आंदोलन दब सा गया, परंतु यह सोए हुए ज्वालामुखियों के समान ही था, जो अंदर ही अंदर खौलता रहा, और भूमिगत आंदोलन की शुरुआत हो गई। और ये क्या चीज़ हो रहा है, ये ज्वालामुखियों की तरह समान थी, जो अंदर ही क्या चीज़ होता चला गया, खौलता चला गया, और यह भूमिगत आंदोलन की शुरुआत होती चली गई। कह रहा है कि फिर आया द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनामी स्वतंत्रता। क्या हुआ जब द्वितीय विश्व युद्ध आया, और उस प्रकार से किस तरीके से वियतनामी लोगों को स्वतंत्रता मिला द्वितीय विश्व युद्ध में, जो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों ने वियतनामी को एक निर्णायक रास्ता प्रदान किया। जून 1940 ईस्वी में फ्रांस जर्मनी से हार गया। अब यहाँ पर क्या होगा, फ्रांस जो था जर्मनी से हार गया। यहाँ पर समझाने का प्रयास करते हैं। 1940 की बात है, कब की बात है, 1940 की। हो रहा था युद्ध, हो रहा था फ्रांस में हो रहा था और जर्मनी से हो रहा था। किससे, जर्मनी से। अब फ्रांस क्या कर रहा था, शासन कर रहा है। कहाँ शासन कर रहा है, हिंद चीन में, यानी कहने के वियतनाम में शासन कर रहा है। जब फ्रांस वियतनाम में शासन कर रहा है, फ्रांस शासन कर रहा है, किससे हार गया, जर्मनी से। इसको पराजय मिला, ये हार गया। अब हारने के बाद कहाँ शासन करने जाएगा, फिर से वियतनाम में करने जाएगा। तो वियतनाम के लोग भी क्या कहेंगे कि दूसरा से लड़ रहा था, हार गया, और हम पर क्या करना आया, शासन करना आया। यहाँ के लोगों को क्या मन में भ्रम बैठ जाएगा, अरे ये कमज़ोर है, खाली हम लोग को दिखाता है, घरवा में कुतुबो बरियार होता है, वो वाला हाल है कि यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर आके हम लोग के जर्मनी से गया युद्ध करने के लिए, यहाँ जर्मनी से हार के चला आया, अब हम लोग पर जोर ज़बरदस्ती दिखाएगा। इससे जब भी फ्रांस जर्मनी से हारा तो वियतनामी के लोगों के मन में भावना जागा कि यह फ्रांस जो है हम लोग के ज़बरदस्ती करा, हम लोग लड़ना ही नहीं चाहते, स्वतंत्र होना ही नहीं चाहते हैं। अगर स्वतंत्र हम लोग होना चाहते हैं तो फ्रांस को यहाँ से स्वतंत्रता, आराम से वियतनाम को स्वतंत्रता प्राप्त करवा सकते हैं।
कर 1940 में जब फ्रांस जर्मनी से हारा और फ्रांस में जर्मन समर्थित सत्ता कायम हो गई, एक संधि के तहत जापान को हिंद चीन में फौज भेजने का मौका मिल गया। और जापान का अपना जापान को मौका मिला क्या चीज़, हिंद चीन में फौज भेजने का। फौज मतलब हिंद चीन जो वियतनामी जो था वहाँ पर अपना भेज सकता है जापान अपना सैनिक, क्योंकि उससे पहले कौन सा शासन कर रहा था, फ्रांस कर रहा था। फ्रांस क्या हो गया, जर्मनी से क्या हो गया, पराज हो गया। और जर्मनी के समर्थन कौन था, जापान था। और जापान तो क्या चीज़ हो गया, चला गया कहाँ, हिंद चीन में फौज भेज दिया, क्योंकि एक संधि के द्वारा इसको मान्यता मिल गया। इसका फायदा उठाते हुए जापान ने पहले तोकिंग फिर अन्नाम और अंततः पूरे हिंद चीन पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व जमा लिया। फिर क्या हुआ, जापान क्या तोकिंग पर पहला अपना प्रभुत्व जमा यानी कि कब्जा किया, फिर अन्नाम पर किया, फिर धीरे धीरे करते करते पूरा हिंद चीन पर कर लिया, कब्जा कर लिया। कौन, जापान कर लिया। जिस प्रकार से पहले फ्रांस यहाँ पर कब्जा किया हुआ था, शासन कर रहा था, उसी प्रकार से अब कौन आ गया, जापान आ गया शासन करने के लिए। कहाँ, वियतनाम में आ गया। यह हिंद चीन में एक तरह का द्वैत शासन था। द्वैत शासन मतलब दुद्दू को शासन चल रहा था, जापान फ्रांस का भी शासन चल रहा था और जापान का भी शासन चल रहा था, जिससे सत्ता जापानियों के हाथ थी एवं प्रशासनिक मुखौटा फ्रांसीसी थे। और सत्ता किसके, सारा काम कौन कर रहा था, जापानी, लेकिन उसको उनका काम कौन कर रहा था, करवा रहा था काम जापानी, और लेकिन काम कौन कर रहा था, फ्रांसीसी। तो कैसा शासन लग गया, द्वैत शासन चल रहा था, यानी कि दो शासन मिलकर दो राजाओं मिलकर दो उपनिवेशक मिलकर वहाँ शासन कर रहे थे। इनका फलस्वरूप वियतनाम के गुप्त क्रांतियों को अवसर मिल गया और जापानी और फ्रांसीसी दोनों के विरुद्ध कार्रवाई करने लगे। और जब यहाँ के जो लोग थे, क्रांतिकारी थे, उनको किसी तरीक़ा से वियतनाम के बारे में गुप्त जानकारी प्राप्त हुआ, जिसके कारण इन्होंने फ्रांसीसी और जापानी दोनों के लिए विरोध करने लगे। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में किस तरीके से लोग यहाँ पर टेंट तंबू गाड़ कर रह रहे हैं, और युद्ध में घायल सैनिक जो हैं उनको किस तरीके से इलाज किया जा रहा है, किस तरीके से रहने का व्यवस्था किया जा रहा है। अब बहुत सारे लोगों यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए लिखा हुआ नीचे, जापान का हिंद चीन पर आक्रमण। जब जापान क्या था, हिंद चीन पर आक्रमण किया था, इसके पहले कौन शासन कर रहा था, यहाँ पर फ्रांस कर रहा था। तब इस तरीक़े से यहाँ के लोग सैनिकों ने किस तरीक़े से सैनिक घायल हो गए थे। आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं। करार गुरिल्ला युद्ध का लाभ। कौन युद्ध, गुरिल्ला युद्ध। करा गुरिल्ला युद्ध का लाभ उठाते हुए फ्रांसीसी ने पेरिस से बाओदाई को बुलाकर वियतनाम का शासन बना दिया। करा गुरिल्ला युद्ध का लाभ उठाते हुए फ्रांसीसी ने पेरिस के बाओदाई को बुलाकर वियतनाम का शासन बना दिया। चूँकि फ्रांस को उम्मीद थी कि कम्युनिस्ट विरोधी वियतनाम बाओदाई का समर्थन करेगा। तो कह रहा कम्युनिस्ट जो वियतनामी था उनको पता था कि बाओदाई का समर्थन करेगा। अब तक पूरा विश्व दो खेमों में बट चुका था। पूरा देश कई खेमों में बट गया था। पूरा देश द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, तो यहाँ सभी देश दो खेमों में बट गया था। कौन कौन में बट गया था, एक पूंजीवादी, एक समाजवादी। पूंजीवादी जिसके पास पैसा है वह अलग शासन करेगा, वो पूंजीवादी हो गया। समाजवादी जो समाज के लेकर स्वतंत्रता को लेकर चलेगा, वो कौन सी कहलाएगा, समाजवादी कहलाएगा। तो पूरे विश्व कई खेमों में बट गया था, दो खेमों में बट गया था। पूंजीवादी देशों में अमेरिका एवं अमेरिका, ब्रिटेन समर्थन भी फ्रांस से प्राप्त था। कौन सा, फ्रांस। तो कह रहा पूंजीवादी में कौन कौन से देश आते थे, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस को कौन समर्थन करता था, अमेरिका और ब्रिटेन समर्थन करता था। इसमें हो चिन मिन को कुछ परेशानियां उठानी पड़ी, क्योंकि ये अभी तक वह पूर्ण समाजवादी सरकार का गठन नहीं कर पाया था। करा यहाँ पर पूर्ण तरीक़ा से समाजवादी सरकार का गठन नहीं कराया जा सका। उसके संयुक्त मोर्चे में गैर समाजवादी, कौन समाजवादी, गैर समाजवादी, कौनवादी, राष्ट्रवादी ताकतें भी थे। यहाँ के जो मोर्चे पर जो गैर समाजवादी थे वो कुछ थे, राष्ट्रवादी ताकतें थे। यहाँ जो राष्ट्रवादी ताकतें का मतलब यह हुआ ने, जो समाजवाद को लेकर चल रहा है नहीं चल रहा, और राष्ट्र के हित में अपना काम करेगा, और जो राष्ट्र को आगे बढ़ाएगा, और जो राष्ट्र को आगे बढ़ाएगा तो क्या कहलाएगा, राष्ट्रवादी ताकतें कहलाएंगे। परंतु 1949 में हो चिन ने खुले तौर पर जनवादी चीनी गणराज्य को अपना आदर्श स्वीकार कर लिया और
पूर्णतः समाजवादी बन गया। और ये 1949 में हो ची ने क्या किया, यहाँ ने खुले आमतौर पर गणराज्य की स्थापना कर दिया 1949 में, और आदेश स्वीकार कर लिया कि जो गणराज्य चीनी को जो गणराज्य चाहिए वो ले सकता है, और जिस तरीका से रूल नियम चलाना वह रूल नियम चला सकता है, समाजवादी बन गया। 1950 में रूस एवं चीन ने वियतनाम गणराज्य को मान्यता दे दी, और रूस और चीन ने क्या कर दिया, वियतनाम को गणराज्य यानी कि स्वतंत्रता की मान्यता दे दिया। कब? 1950 में। साथ ही अत्यधिक सैनिक एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना शुरू कर दिया, और तकनीकी और सहायता उपलब्ध कराना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। जैसे आप देख सकते हैं तस्वीर में दिखाई दे रहा होगा आपको, दिए बीए फू के युद्ध में गोली चलाते हुए वियतनामी सिपाही, ये हम वियतनामी सिपाही गोली चला रहे हैं। और कौन सा युद्ध चला है? दिए बीए फू के युद्ध में गोली चलाते हुए वियतनामी सिपाही। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कह रहा है कि सन 1950 ईस्वी में, कब की बात है, सन 1950 में हिंद चीन की स्थिति बहुत जटिल हो गई थी। हिंद चीन की स्थिति बहुत जटिल हो गई थी क्योंकि उत्तरी वियतनाम से हो ची मिन की सरकार थी। उत्तरी वियतनाम से किसकी सरकार थी? हो ची मिन की सरकार थी। और दक्षिणी वियतनाम से फ्रांस समर्थन बाओदोई का सरकार था। वो सर समझ में नहीं आया, हमको समझाइए। हम कि देखिए, ये मान लेते हैं ये क्या है, देश है, देश मेरा रंग रेस रे बाबू, ये देश है। आई कौन सा देश है? वियतनाम। कौन नाम? वियतनाम। वियतनाम में जो आप पढ़े होंगे मैप, तो ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है, इधर पूर्व होता है, इधर कौन होता है? पश्चिम। फिर से ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण, इधर पश्चिम, इधर पूर्व। फिर से देखते हैं, ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण। कि वियतनाम के उत्तर वाला भाग इधर कहलाएगा, वियतनाम के इधर वाला कौन भाग कहलाएगा? पूर्व वाला। वियतनाम के कौन भाग कहलाएगा? पश्चिम वाला। वियतनाम के कौन सा भाग कहलाएगा? दक्षिण वाला। तो क्या कह रहा है? दक्षिण वियतनाम कह रहा है कि हो चीन सरकार थी, क्योंकि उत्तरी वियतनाम में हो चीन मी की सरकार थी। पूरा उत्तरी जो वियतनाम है, इसमें किसका सरकार था? हो चीन मी का क्या था? सरकार था। अगर दक्षिणी वियतनाम में, कौन वियतनाम में? दक्षिणी वियतनाम में फ्रांस समर्थन बाओदोली। यहाँ क्या था? फ्रांस के समर्थन, दक्षिणी में फ्रांस के समर्थन था, उसका नाम था वारदोरी। क्या है? वाओदोई, बाओदाई की सरकार था। तो दो भागों में फ्रांस बटा हुआ था, ऊपर में हो ची मिन का सरकार था, नीचे दक्षिण में किसका? बाओदोई का सरकार था। लाओसा कंबोडिया में पुराने राजतंत्र थे जो फ्रांसीसी नियंत्रण में थे। लाओसा कंबोडिया में पुराने राजतंत्र थे। कौन तंत्र? राजतंत्र थे जो फ्रांसीसी नियंत्रण में थे। लाओस एवं कंबोडिया में स्वतंत्रता की मांग जोर पकड़ रही थी। लाओस और कंबोडिया में स्वतंत्रता की मांग क्या पकड़ रही थी? जोर पकड़ रही थी। गुल्लिरा सैनिक आओस कंबोडिया के रास्ते दक्षिण वियतनाम पर धावा बोलने थे और पुनः जंगलों में छिप जाते थे। आई गोरिल्ला जो युद्ध थे, गोरिल्ला युद्ध था, सैनिक जो था, जो क्या कहता था? वियतनाम पर, दक्षिणी वियतनाम पर, उत्तरी नहीं दक्षिणी, कौन सा वियतनाम जी? गोरिल्ला जो वियतनाम था दक्षिणी वियतनाम पर, इधर दक्षिणी है, दक्षिणी वियतनाम पर क्या करता था? युद्ध करता था और जंगल में जाकर क्या करते थे? छिप जाते थे हमला कर कर, धावा बोलते थे, पुनः जंगल में छिप जाते थे। इस क्रम में दिएन बिएन फू पर गुरिल्ला सैनिक ने भयंकर आक्रमण किया। और इसी चीज़ को देखते हुए दिएन बिएन फू ने गुरिल्ला सैनिक पर क्या कर दिया? बहुत बड़ा आक्रमण किया। इस युद्ध में फ्रांस की बुरी तरह हार हुई और इस युद्ध में फ्रांस की कौन तरह से बुरी तरीके से हार हुई। 16,000 फ्रांसीसी सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। दिएन बिएन फू पर समाजवादी का अधिकार हो गया। दिएन बिएन फू जो थे वो कैसे, उनके सैनिक जो थे 16,000 सैनिक मारे गए। उसके बाद दिएन बिएन फू पर समाजवादी का अधिकार हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर जो ये सारे काम हुए, इस पर इसका क्या रहा रवैया रहा, हस्तक्षेप क्या रहा, अमेरिका क्या चाहता था, अमेरिका का क्या हस्तक्षेप रहा, जो देखते हैं। अमेरिका जो अब तक फ्रांस का समर्थन कर रहा था, अमेरिका किसका समर्थन कर रहा था? फ्रांस का। फ्रांस क्या हो गया? हार गया। किससे हार गया? फ्रांस कैसे क्या हो गया? अमेरिका जो क्या गया? हार गया। किससे हार गया? फ्रांस जो हो गया हार गया। किससे हार गया जी? तो बताइए आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा है कि फ्रांस किससे हारा था। तो फ्रांस किससे हारा था? वियतनाम से। फ्रांस किससे? जर्मनी से हारा था। किससे हारा था? जर्मनी से।
अमेरिका जो अब तक फ्रांस का समर्थन कर रहा था ने हिंद चीन में हस्तक्षेप की नीति अपनाई और समाजवाद के विरोध को में उसने उसकी घोषणा भी कर दी और कहा दिया कि समाज के जो जर्मनी है, फ्रांस जो है, जो क्या करता है, समाजवाद का विरोध करता है, ये पूरा अमेरिका में अफवाह फैला दिया। चूँकि रूस एक पक्ष का पहला से समर्थन कर रहा था, अतः लग रहा था कि तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा और इनको लग रहा था कि कैमा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। इन्हीं परिस्थितियों में मई 1954 में जेनेवा में हिंद चीन समस्या पर वार्ता हुआ। हिंद चीन क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान देने योग्य बात, क्वेश्चन पूछेगा हिंद चीन समस्या पर कब, हिंद चीन समस्या पर वार्ता कब हुआ, तो 1954 में वार्ता हुआ, जिसे जेनेवा समझौता कहा जाता है। जिसे कौन समझौता, जेनेवा समझौता कहा जाता है। जेनेवा समझौता ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया। जेनेवा समझौता ने पूरे हिस्से में जेनेवा समझौता ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्से में क्या कर दिया, बांट दिया गया। हो पीली वाली डिबिया, कौन डिबिया, पीली वाली डिबिया। तो क्वेश्चन पूछेगा जेनेवा को कौन सा समझौता ने हिंद चीन को 2 बार तुम बांट दिया, तो जेनेवा समझौता ने पूरे वियतनाम को कई भागों में बांट दिया, 2 बार। तो जेनेवा समझौता हुआ कब, 1954 में हुआ था। कहाँ हुआ था, जेनेवा में। वियतनाम को कई भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा था। कौन वाली डिबिया, पीली वाली डिबिया। हुआ एक बौद्धिदृष्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन थे। हुआ एक बौद्धिदृष्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन थे जो 1939 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, 1939 में शुरू हुआ था, जिसके नेता हुइन फू सो था। जिसके नेता कौन था जी, हुइन फू सो था। क्रांतिकारियों उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे। जो क्रांतिकारी थे जे उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे, जिसमें आत्मदाह तक की भी शामिल था। यहाँ क्या थे, आत्मदाह, अपने आप को समर्पित, राष्ट्र के प्रति समर्पित कर देना, क्या कहलाता, आत्मदाह। आत्मदाह मतलब भूखे प्यासे लोग मर जाना, क्या कहलाता, आत्मदाह कहलाता है। ध्यान देने योग्य बात। ये था आपका पार्ट 3 का वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ, जितने भी दोस्त हैं उसके साथ भी कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बने रहें पवन टीचिंग सेंटर के साथ। अब आप पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। आज के लिए बस इतना ही। आप इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं, तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। लास्ट में मैं यही कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़ा से कायम रखें कि आपके साथ स्त्री भी क्या सुरक्षित महसूस कर सके।